नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दर्शकों, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषविद आचार्य जेपी सिंह जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि ग्रहों की युति आपके जीवन में क्या गुल खिलाती है, क्या खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आती है, क्या विपत्तियाँ आपके जीवन में लेकर आती है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, जैसा कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि किस तरीके की ग्रहों की युति होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं ये जानूंगी कि ज्योतिष की भाषा में ग्रहों की युति होती क्या है और उसका क्या प्रभाव जातक के जीवन पर होता है। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। जैसे हमने राशियों की बात करी, ग्रहों की बात करी, तो जब हम ग्रहों की युतियों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ग्रहों की युतियों में ये निकलती है, कभी तो ये हमारे लिए राजयोग बना देते हैं, कभी हमारे लिए विषकुंभ योग बनाते हैं और कभी ये हमारे लिए कलहकारी हो जाते हैं, कलंककारी हो जाते हैं। अब सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम यहाँ ले लें, अगर यहाँ पर सूर्य चंद्र की जो युति हुई तो वहाँ पर हमने क्या कहा कि वहाँ पर हमने अमावस्या देख ली। अगर यहाँ पर हमने इसके विपरीत सूर्य राहु की युति देखी तो ग्रहण दोष देखा। अब ग्रहण दोष हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी लेके आता है, पितृदोष जैसे दोष भी लेके आता है। अब इसके साथ ही अगर चंद्र राहु की युति हो गई तो भी यह कलंक योग बन गया। अब इसके विपरीत अगर हम यहाँ देखें, मंगल और राहु की युति हुई तो अंगारक योग हो गया, चंद्र बृहस्पति की युति हुई तो गजकेसरी योग हो गया। इस तरह से ये ग्रहों की युतियाँ हमारे लिए बहुत सारे योग उत्पन्न करते हैं और ये योग कई बार बहुत मंगल कर देते हैं और कई बार बहुत अमंगल कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, राहु चंद्र की युति कलंक योग बनाती है। अब ये किसी बच्चे की पत्रिका में हो चाहे किसी बड़े की पत्रिका में हो, उस बच्चे पे या उस बड़े पर कलंक जरूर निर्मित होगा, चाहे किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अनिष्ट स्थिति या कहीं ना कहीं उस पर ब्लेम ज़रूर लगता है। अब ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब उस प्रकार की दशाएं उसके जीवन में आने लग जाएं। तो ये युतियाँ, ये ग्रहों का बल हमें तभी समझ में आता है जब हम पत्रिका का अवलोकन कराते हैं और उसके माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी पत्रिका में कहाँ कौन से ग्रह की किससे युति हुई है। अब एक साधारण सी चीज़ है, बृहस्पति राहु के साथ बैठे और ये अक्सर हम देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग बन जाता है। अब ये गुरु चांडाल योग करता क्या है, हमारी शिक्षा में अवरोध पैदा करेगा, साथ में हमने जिस माध्यम से जिस चीज़ के लिए शिक्षा ली है उसमें हमें अग्रसर नहीं होने देगा। अगर इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखें कि एक बच्चे ने साइंस स्टूडेंट था और साइंस से पढ़ाई करी और बाद में वो अकाउंट्स के क्षेत्र में काम कर रहा है, या एक व्यक्ति यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के बावजूद यहाँ पर ग्लैमर वर्ल्ड में आ गया, या ऐसा देखा गया कि वो मर्चेंट नेवी में चला गया था पर किसी कारणवश उसे जॉब छोड़नी पड़ी और बाद में जाकर वो दूसरे क्षेत्र में चला गया। ये ग्रहों की युतियों का ही कमाल है कि वो वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। पर इसके विपरीत जब राजयोग बनते हैं तब कैसे दिन दिन और रात रात चौगनी होती है सारी चीज़ें। अब वो समझ लें, अगर चंद्र मंगल का योग बैठा हुआ है दशम भाव में तो व्यक्ति ये सोचता रहेगा कि धन आ क्यों रहा है और कहाँ से आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम अक्सर कई बार ये नहीं सोचते, जब भी भला हो रहा होता है या अच्छा हो रहा होता है तो हम ये कभी नहीं सोचते कि ये क्यों हो रहा है और ये इतना ही क्यों हो रहा है। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमारी मेहनत है, हमारे कर्म है, इसलिए हो रहा है, हम परमात्मा की पूजा करते हैं इसलिए हो रहा है। और जब कोई अनिष्ट होने लगता है तो हम उसी को दोषी ठहराने लगते हैं, अपने कर्मों को दोषी ठहराने लगते हैं और उसके बाद साथ ही ये कह देते हैं हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जब अच्छा होता है तब लोग आपने किसका अच्छा किया था जो आपके साथ अच्छा हो रहा है। ये ग्रहों का ही कमाल होता है, ये ग्रहों की ही माया है जो आपके साथ ये जग रचाया है उन्होंने। अब इसको समझें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यहाँ पर बृहस्पति की चंद्रमा के साथ युति होती है तो गजकेसरी योग बन जाता है। अब गजकेसरी क्या है, आप समझ लें, गज बोलते हैं हाथी को, केसरी बोलते हैं राजा को। तो राजा हाथी पे सवार हुआ चला जा रहा है, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन हो जाता है, मदमस्त चाल हो जाती है और जीवन में सब चीज़ें सुलभ हो जाती हैं, अपने आप मिलने लगती हैं। पर यह ज़रूरी नहीं है कि यह गजकेसरी हर बार फलीभूत होगा, ये महालक्ष्मी योग हर बार फलीभूत होगा। इस पर भी किंतु परंतु लगा है। जैसे एक किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाए तो उसके बाद लॉटरी के पैसे लेने के लिए बहुत सारी शर्तों का पालन करना पड़ता है। ज्योतिष में भी ठीक वैसे ही नियम है कि अगर गजकेसरी योग दीर्घ स्थान पर बना हुआ है तो उतना फलीभूत नहीं हो पाएगा जितना वह मूल त्रिकोण में बनता है। अगर गजकेसरी योग अपनी शत्रु राशि में बन रहा है, उदाहरण स्वरूप कन्या राशि में बृहस्पति हैं और चंद्रमा के साथ युति गजकेसरी योग बना बैठे, तो जिसके साथ गजकेसरी योग बना है, जो गज है वही यहाँ पर क्षीण है, मरे हाथी की सवारी करेंगे तो भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं। बृहस्पति मकर राशि में नीचस्थ होकर बैठे हैं और चंद्रमा साथ में युति बना बैठे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
वहाँ पर कोई ऐसे फल नहीं मिलेंगे। मेरे देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ। एक बार एक व्यक्ति की पत्रिका मैंने देखी, उनकी पत्रिका में बड़ा अद्भुत योग देखा मैंने कि वहाँ गजकेसरी योग भी है, वहाँ माँ लक्ष्मी योग भी है, बुध आदित्य योग भी है, और करते क्या हैं, एक चाय का खोखा चलाते हैं। अब वो स्थिति पूछें क्यों, कि बृहस्पति बैठे हैं मकर राशि में, मंगल बैठे हैं वहाँ कन्या राशि में। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को उनका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। नवांश में भी ये योग बनते हों या लग्न कुंडली में बनते हों, ये फलीभूत तभी होंगे जब ये बली होंगे। अगर ये बली हैं, अपनी उच्चस्थ राशि में है या मित्र राशि में है, तभी ये पूर्ण फल देंगे, अन्यथा ये फल नहीं देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्ञान की अगर ये बात कर लें कि ग्रहों की युतियाँ हमें जितना लाभ देती हैं, उसके ज़्यादा हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व बदल देती हैं। अब बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा बैठेगा तो व्यक्ति का जो मन है वो चलायमान रहेगा, पर व्यक्ति ज्ञान की तलाश में रहेगा, क्योंकि उस चलायमान मन के साथ में बृहस्पति ने युति बना ली है। अब बृहस्पति वहाँ ज्ञान भी ढूंढेगा, वहाँ पर वो सारी चीज़ें बताएगा आपको कि हाँ किस तरह से ढूंढना है ज्ञान को, पर चंचलता बनी रहेगी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ इंगित कर देती हैं कि ग्रहों की युतियाँ हमारे लिए कितना प्रभावशाली होती हैं, हमारे जीवन में कितने रद्दोबदल करती हैं, कितने बदलाव देती हैं, कितना मंगलकारी हो जाती हैं। हर ग्रह अपनी अभिव्यक्ति रखता है, पर जब वो दूसरे से जुड़ता है तभी वो कुछ रिएक्शन करके नया देता है। जैसे ऑक्सीजन कैसे बनता है ये आप जानते हैं, पानी कैसे बनता है ये आप जानते हैं। अगर हम छोटी सी बात कहते हैं O2 हाइड्रोजन से मिलता है और ये पानी बनता है, अगर हम पानी ना कह के हम ये कहें जी हाइड्रोजन और O2 की युति है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की युति है जी, ये आप पी लीजिए, तो आपको क्या समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन के साथ में ये देना होगा कि हाँ ये पानी इस तरह से बनता है। तो उसी तरह से गजकेसरी योग की स्थिति भी इसी प्रकार से है कि हमारे जीवन में ये ऐसे मंगल करता है। ऐसे बहुत सारे युतियाँ हैं गजकेसरी योग के साथ में, जैसे मैंने महालक्ष्मी की बात करी, चंद्र की बात करी, राहु की बात करी। अब इन सारी युतियों में हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, पर इसके बावजूद एक और चीज़ देखने योग्य है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ड्यूल नेचर में चला जाए। ऐसी स्थिति कब होती है? जब चंद्र केतु लग्न में बैठ जाएं तो व्यक्ति दो व्यक्तित्वों को लेकर चलता है, वो ड्यूल नेचर ले लेता है। वो एक तरफ शीतल होता है तो एक तरफ बहुत क्रोधी होता है, एक तरफ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो एक तरफ वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है। इसका कारण क्या है कि दो तत्व ऐसे जुड़े हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं, और दोनों का ही रिएक्शन वहाँ देखने को ये मिलता है कि वहाँ पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोहरापन देखते हैं। ये सारी चीज़ें इंगित कर देती हैं कि व्यक्ति को किस तरह से किस चीज़ का कहाँ से प्रभाव पड़ेगा, और ये ग्रह की युतियाँ हमारे लिए बहुत लाभ देती हैं। पर अक्सर मेरे पास शिकायतें आती हैं, मेरे पास ये प्रश्न उठ के आते हैं, आचार्य जी हमारी पत्रिका में महालक्ष्मी योग है फिर भी फलीभूत नहीं होता। क्या आपने देखा है कि वो कहाँ स्थित है? जैसे मैंने कहा कि महालक्ष्मी योग बन कहाँ रहा है। कल की ही बात है, किसी व्यक्ति को मैंने कहा कि आप लक्ष्मी एसेंस का प्रयोग करिए, तो उन्होंने कहा आचार्य जी इससे क्या होगा? मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये इत्र क्या है? उसने कहा जी एक सुगंधी है। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, आप देवताओं को कोई भी पुष्प अर्पित करते हैं, कोई भी फल अर्पित करते हैं, कोई भी मिठाई अर्पित करते हैं, तो देवता उसको आकर खाते हैं? कहते नहीं। तो मैंने वो क्या लेते हैं? कि जी हमें तो पता नहीं वो कैसे उसको ग्रहण करते हैं। सीधा साधारण सा है, आप कभी भी किसी मिठाई की दुकान पे जाएं तो आप कह उठते हैं ना, अरे क्या खुशबू आ रही है यार, समोसे बन रहे हैं लगता है, अरे पकोड़े बन रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप सुगंधी से स्वाद जान लेते हैं तो क्या देवताओं के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो सुगंधी से उसका स्वाद जान लें, साथ में उसका पूर्ण रस ले लें? तो इसी प्रकार से जब आप माँ लक्ष्मी के चरणों में वो इत्र स्प्रे करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर धन की वर्षा करती हैं, क्योंकि आप सुगंधी वहाँ दीपक के रूप में जलाते हैं, आप वहाँ अगरबत्तियों के रूप में, धूप के रूप में यहाँ सुगंधी देते हैं। और जब हमने उन्हीं जड़ी बूटियों का निर्माण करके उसका एसेंस बनाया जिससे हम हवन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम आपसे कहें माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः, इस तरह से आप करें तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो बड़ा कठिन है। एक सज्जन मेरे पास आए, उनको मैंने कहा कि आप महालक्ष्मी का मंत्र जाप करिए, तो कहते हैं क्या है मंत्र जी? मैंने कहा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः, कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः, इस तरह कर लीजिएगा। कहते हैं ये तो बड़ा लंबा मंत्र है सर, आचार्य जी कोई लघु मंत्र बताएं। मैं कहा महालक्ष्मय नमः कर लीजिएगा, बस बहुत है। तो बात वहीं आती है कि हमने उसको लघुतम रूप देते हुए, उन सुगंधियों को, उन सब चीज़ों को मिश्रित करते हुए यहाँ इत्र का रूप दे दिया, और अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो पूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि यही भी एक युति है।
ये बात वहीं से निकल कर आई कि जब ग्रहों की युतियाँ ऐसे लाभ देती हैं तो उसी साथ में हम जब देवताओं को प्रसन्न करने की बात करते हैं तब भी इन युतियों का हम लाभ उठाते हैं। हम लक्ष्मी गणेश ही साथ में क्यों रखते हैं? हम वहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती क्यों नहीं साथ रखते? हम ये कहते हैं कि विघ्नहर्ता लक्ष्मी के आगमन में आप रास्ते प्रशस्त करें। हम वहाँ पर एक युति रखते हैं साथ में हमेशा कि शिव के साथ नंदी रखते हैं। शिव के सामने हम कभी हाथी क्यों नहीं बिठा देते? शिव के सामने हम चूहा क्यों नहीं बिठा देते? क्योंकि नंदी की सवारी करते हैं शिव। तो यही चीज़ है, हम जब इन अर्थों को समझ लेते हैं तो जीवन की वो प्रश्न, वो भ्रांतियाँ हमारे निकल जाती हैं और हमें मूल रूप से समझ में आता है कि ज्योतिष कहता क्या है, ज्योतिष का कहने का माध्यम क्या है और ये तर्क हमारे जीवन में कहाँ खरे उतरते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम समझ लें, इन ग्रहों की भाषा को समझ लें, तो मैं समझता हूँ जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। कल ही की बात है, मेरे पास एक सज्जन अम्बाला से आए और उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर कि कितनी सजगता है सुनने की, कितनी सजगता है ध्यान देने की। हमने पिछले ही एपिसोड्स में बात करी थी कि राहु की, कि राहु ग्रह एसिडिटी पैदा करता है, जलन पैदा करता है। तो इससे कैसे बचा जाए? आप कोई उपाय नहीं कर पाते, सिर्फ इस एसिडिटी से बचने का एक छोटा सा उपाय कर लीजिए कि आप किचन में बैठ के खाना खा लीजिए। उन सज्जन ने ऐसा ही किया और आके कहते हैं, आचार्य जी सिर्फ इसी बात ने मेरा मन मोह लिया कि मैंने ये करना शुरू किया और मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई। अब ये बात देखें कि यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, ज्योतिष ने वहाँ जाके कुछ नहीं किया, उनकी सजगता ने, उनकी एकाग्रता ने उनको ये लाभ दिया, उनको ये ज्ञान स्वतः ही मिल गया और वह उसके बाद चल के भी आए। कारण क्या है? खाली एसिडिटी दूर होने से जीवन की बाकी समस्याएं दूर नहीं हो जाती। उनका समाधान तो तभी निकल सकता है जब आप अपनी पत्रिका का अवलोकन कराएं सम्मुख बैठकर, और राहु के जो बाकी उपाय हैं जब तक वो नहीं करेंगे तो खाली राहु वहाँ से शांत नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें गहराई से समझने योग्य हैं। अगर आप इसकी सूक्ष्मता से जानकारी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ये पूर्ण लाभकारी हो जाती हैं। जी आचार्य जी, बहुत कुछ हमने जाना ग्रहों की युति के बारे में, साथ साथ आपने राहु का भी बताया कि किस तरीके से अनुभव रहा। तो लोगों को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आपसे बहुत कुछ जानूंगी, लेकिन कॉलर्स लगातार लाइन पर बने हुए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खास कार्यक्रम जारी रहेगा, तो ब्रेक के बाद भी रहिएगा हमारे साथ।